वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, लेक्चर नंबर 10 है। अच्छा, एक टॉपिक है थोड़ा थ्योरेटिकल है, एक दो क्लास के अंदर इसको डिटेल में पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन आएगा पक्का आपको, 1 मार्क्स क्वेश्चन टपकेगा यहाँ से। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैंने इससे सारा एक्सप्लेन करूँगा आराम से। ये क्या टॉपिक है? 4 टॉपिक हैं, एक मेटेलिक, एक सेमीकंडक्टर, एक आयनिक कंडक्टर, एक इलेक्ट्रोलाइट। इन चारों पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? रेजिस्टिविटी पे और कंडक्टिविटी पे। ये चल रहा है टॉपिक। तो पहला पढ़ते हैं। पहला है मेटेलिक कंडक्टर, पढ़ते चले जाओ। मेटेलिक कंडक्टर के अंदर क्या बताया कि नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड। कह रहा है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द एटम इंक्रीज। जब हम एटम मेटेलिक के अंदर क्या, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो एटम का जो एम्पलीट्यूड है, एटम ऑफ द वाइब्रेशन, जो एटम का जो वाइब्रेशन है उसका जो एम्पलीट्यूड है इंक्रीज करता है, ऐसे बढ़ती से भागता है। होता क्या है कि मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिक्स है, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसे ऐसे इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो कोलिजन टाइम होगा टकराने का आपस के अंदर वो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम बिकम मोर फ्रिक्वेंट। तो कोलिजन हमारे पास क्या होगा? तेजी से होगा। जब कोलिजन तेजी से होगा तो इलेक्शन टाइम क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्शन टाइम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्शन टाइम डिक्रीज हो गया तो आप कंडक्टिविटी पे आओ। सॉरी, ये है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती है m/n² टाउ, तो उसके प्रोपोर्शनल डायरेक्ट इनसे प्रोपोर्शनल में टाउ। जब इलेक्शन टाइम डिक्रीज हो गया तो हमारा रेजिस्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे पूछो कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है। तो अगर रेजिस्टिविटी हमारी इंक्रीज हो रही है, भाई इलेक्शन टाइम हमारा बढ़ गया, हमारा इलेक्शन टाइम हमारा डिक्रीज हो गया, सॉरी इलेक्शन टाइम डिक्रीज हो गया तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। जब रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो गई। ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। भाई जब रिलैक्सेशन टाइम हमारा कम हो गया तो कंडक्टिविटी, हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ गई, रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। क्या बताया? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं एटम के अंदर, एटम के वाइब्रेशन तेज़ी से हिलता है, वाइब्रेशन इंक्रीज करता है। वाइब्रेशन इंक्रीज करने से इनका जो कोलिजन टाइम है वो क्या होता है? तेज हो जाता है, फ्रिक्वेंटली कोलिजन आता है। कोलिजन अगर ज़्यादा तेज होगा तो इलेक्शन टाइम हमारा कम हो जाएगा। जब इलेक्शन टाइम हमारा कम हो जाएगा तो हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो कंडक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी। तो ये पहला तो आपको ऐसे याद करना है। खत्म। सेमीकंडक्टर क्या हो? सेमीकंडक्टर में क्या कर रहा है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो चेंज नहीं होता टेम्परेचर साथ में। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है नंबर का। रिलैक्सेशन टाइम इज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। किसमें? सेमीकंडक्टर के अंदर। बट नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर डेंसिटी बढ़ती है n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे पार्ट से ऊपर पहुंच जाते हैं। होता क्या है कि सेमीकंडक्टर के अंदर चैप्टर 3 चल रहा है आपका और लेक्चर नंबर 10 है। सेमीकंडक्टर कुछ इस तरह का होता है। ऊपर होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड, नीचे होता है हमारे पास वैलेंसी बैंड। कुछ भी ले सकते हो आप, वैलेंसी बैंड। वैसे तो वैलेंसी बैंड ऊपर होता है, नीचे कंडक्शन बैंड है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चले जाते हैं ऊपर वाले पार्ट में। यही तो हमारा सेमीकंडक्टर हमारा क्या है कि वैसे तो वो इलेक्ट्रॉन को पास नहीं करता, जब टेम्परेचर बढ़ाते तो वो इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है। कहाँ से? कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड में। तो वही कह रहा है कि जब हम टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो नंबर डेंसिटी जो है वो बढ़ गई। नंबर डेंसिटी बढ़ने से जो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। तो जो ये जो है रेजिस्टिविटी, ये हमारी क्या हो गई? कम हो गई। रेजिस्टिविटी हो गई तो कम हो गई, तो कंडक्टिविटी हमारी उल्टी है, तो कंडक्टिविटी हमारी बढ़ गई। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो उधर। वैसे इलेक्शन टाइम डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। पेपर आ सकता है, क्वेश्चन याद कर लो। नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो गई? कम हो गई, कंडक्टिविटी हमारी बढ़ गई। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। सेकंड वाले दो याद हो गए। थर्ड पे आते हैं, चलो रफ करता हूँ मैं इसको। थर्ड पे आते हैं। एक है आयनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर में क्या कर रहा है वो? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो गए। कह रहा है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। किसके अंदर? आयनिक कंडक्टर में। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका अट्रैक्शन हमारा क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है।
क्या कह रहा है कि जब आयनिक कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर इनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये दूर दूर भागेंगे मोर फ्रिक्वेंटली। तो उसमें क्या कह रहा है कि अट्रैक्शन डिक्रीज, मूव मोर। अब मोर भागेंगे जब दूर दूर भागेंगे, जब वो दूर दूर भागेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कंडक्टिविटी हमारी उल्टी है रेसिस्टिविटी की, तो रेसिस्टिविटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ये आपको इस तरह याद रखना है। आयनिक कंपाउंड में क्या बताया है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयन्स होते हैं। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनके बीच का अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है तो उनका फ्रीक्वेंटली मूव करने, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इनकी मूव करने ज़्यादा हो जाती है। तो आयन्स मूव फ्री टू मूव, सो कंडक्टिविटी इंक्रीज। कंडक्टिविटी इंक्रीज, रेसिस्टिविटी डिक्रीज। तो ये जो आपका आयनिक वाला पार्ट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट पे आ जाओ आप। इलेक्ट्रोलाइट में क्या कहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, एज टेम्परेचर इंक्रीज इंटर एटोमिक अट्रैक्शन डिक्रीज। एटम्स के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, सोलवेंट और सोल्यूट के बीच में जो अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। वैन टेम्परेचर इंक्रीज अट्रैक्शन बिटवीन इंटर एटोमिक, अट्रैक्शन कम हो जाता है। इंटर एटोमिक मतलब सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। विस्कस फोर्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से आयन मूव करना शुरू कर देते हैं। जब मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी और हमारी रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। अगर इन दोनों का आंसर सेम है, अगर आप देखो तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स है, यहाँ पे सिर्फ इंटर एटोमिक है। तो यहाँ तक तो हमारी बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए मैं आगे बताता हूँ थोड़ा सा आपको और आगे इम्पोर्टेंट। यहाँ तक लिख लो, हो गया। आइए, हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस हमारा हो रहा था R2 इक्वल टू R1 प्लस R1 इंटू अल्फ़ा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये हो जाता है। ये जो अल्फ़ा होता है, ये जो हमारा अल्फ़ा होता है, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में बात चल रही है। ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेटल के लिए देखा जाए तो अल्फ़ा की वैल्यू होती है पॉजिटिव। मेटल की अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज टेम्परेचर इन मेटल। ये पहली बात आपकी हो। मेटल के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता है। ठीक है जी। एक होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन, इसके बारे में बात चल रही है। एंड इंसुलेटर आल्सो, इंसुलेटर आल्सो। इसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। इसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। और हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज टेम्परेचर। तो दूसरी बात भी आपको याद हो गई कि सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज टेम्परेचर। बात चल रही है अलॉय की। अलॉय हमारे यहाँ पे दो तरह से पढ़ेंगे। एक है हमारे पास कंस्टेंटन, दूसरा है हमारे पास मैंगनीन। जो तार हमारे बनते हैं ना, इनका बनाते हैं ज़्यादातर, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा जो होता है वो बहुत वेरी स्मॉल होता है, बहुत कम होता है। सो इसीलिए इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। इसीलिए हम इसका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं। तीन चार चीज़ समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू होती है पॉजिटिव, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता है टेम्परेचर के साथ में। सेमीकंडक्टर के अंदर या इंसुलेटर के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू होती है नेगेटिव, टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है। अलॉयज हैं हमारे, अलॉय मतलब जो दो मेटल को मिलाते हैं, एक है हमारा कंस्टेंटन, एक है हमारा मैग्नीन, पेपर में आता ही है। इसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और इट इज़ यूज्ड एज मेकिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। चलिए उतारो उसको। ठीक है,
आइए मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अब मैं ज़रा कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ आपको याद करना है डायरेक्ट। पहला है कॉपर के लिए, पहला है हमारे पास कॉपर के लिए। रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है विथ हायर टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टिविटी में इंक्रीज करती है। इस टेम्परेचर ग्राफ हमारा होता है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, वो हमारा होता है कुछ इस तरह से। ये पेपर में आता है, आपको लगाना पड़ता है किसका डायग्राम है, कॉपर। ठीक है, ये हमारे पास कॉपर, पहली बात। दूसरी बात हो गई हमारे पास एक हमारा निक्रोम। निक्रोम का ग्राफ अगर आप देखोगे रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के साथ में, तो हमारा जो ग्राफ है वो आता है इस तरह से। निक्रोम एक तरह का अलॉय है। रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम हैज वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस। दूसरी बात, ठीक है। थर्ड है हमारे पास सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर मतलब जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन। जेड ई क्या है, जर्मेनियम, ऐसा ही क्या, सिलिकॉन। इसमें हमारे पास जो ग्राफ बनता है रो और टेम्परेचर के बीच में, वो बनता है हमारा रेजिस्टिविटी। जो हमारे पास होती है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है विद इंक्रीज टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे लिखोगे रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज टेम्परेचर। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुए सारे। मैंने आपको बताया 3-4 चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक उतारो, फिर दूसरा पार्ट आएगा इसका थ्योरी का। ठीक है, अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। यूज ऑफ अलॉय लाइक ए कंस्टेंट एंड मैग्नीट इन मेकिंग ए स्टैंडर्ड कोयल। वाई, ऐसा क्यों है कि भाई हम इसको बनाते हैं। यहाँ तक बात होगी सारी, आगे बढ़ाते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारे पास, वाई यूज ऑफ अलॉय लाइक कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीन इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, इम्पोर्टेंट है कि अलॉय जो हमारे पास है कंस्टेंटन या फिर मैग्नीन का हम यूज़ भी करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो पहला हमारे पास ये है रेजिस्टिविटी, इसकी जो अल्फ़ा होती है वो होती है हाई। भाई वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी या लिखूँ मैं यहाँ पर, वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ हाई। इसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाई होती है। दे हैव स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। इसमें अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। सो इसीलिए रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज एप्रिशिएबल, मतलब बहुत तेजी से, इवन फॉर सेवरल डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। क्या कह रहा है कि इसमें अल्फा की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ऐसे नहीं होता कि
बहुत टेम्परेचर बढ़ने की वैल्यू बहुत बढ़ जाए रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज एप्रिशिएबल इवन फॉर सेवरल डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। तो दो बात तो हो गई कि भैया इसकी अल्फ़ा होती है ज़्यादा, सॉरी अल्फ़ा होता है कम, और ये रेजिस्टिविटी होती है इसकी हाई। थर्ड, दे लीस्ट इफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन से भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे एयर, मॉइस्चर या फिर टेम्प या प्रेशर। प्रेशर, एयर, टेम्प पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, किन पे? एलोइस पे, कौन कौन से कंस्टेंटर एंड मैग्नीन पे, तभी हम इसको यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो 3 पार्ट तो आपको समझ में आ गए। चौथा पार्ट, फोर्थ, देयर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल विद कॉपर इज स्मॉल। स्मॉल के साथ कॉन्टैक्ट करने पर जो पोटेंशियल इसका कम होता है। देयर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल विद द कॉपर इज स्मॉल। कॉपर इज स्मॉल मतलब कॉपर के साथ में अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया अभी? पहला मैंने आपको बताया रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है हमारे कंडक्टर के साथ में, इंसुलेटर के साथ में, सेमीकंडक्टर के साथ में, इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, पहली बात। दूसरी मैंने बताई कि आपको कि भाई अल्फ़ा की वैल्यू हमारी मेटल की कितनी होती है, सेमीकंडक्टर की कितनी होती है, इंसुलेटर की कितनी होती है, एलॉय के लिए क्या होती है। फिर मैंने बताया कि एलॉय के लिए हमारे पास हमने रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर में ग्राफ पढ़ा, कॉपर का, निक्रोम का और सेमीकंडक्टर का। फिर हमने ये पढ़ा कि जो हमारे एलॉयज़ होते हैं कंस्टेंट और मैग्नीन को हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। इसमें हमने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी हाई होती है, कोफिशिएंट हमारा अल्फ़ा कम होता है। थर्ड हमने पढ़ा कि लीस्ट इफेक्टिव है, एटमॉस्फेयर कंडीशन ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल विद कॉपर इज स्मॉल, ये पढ़ा हमने। इसके बाद पढ़ेंगे हम ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये हमें पढ़ना है इसके बाद। ठीक है, चलो यहाँ तक पढ़ो, फिर कल पढ़ते हैं।